हेलो एवरीवन, मैं अनीता। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो पहले आप सबका स्वागत है रमनीता अकेडमी चैनल पर। तो आज हम शुरू करेंगे भाषा विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम 4-5 क्लास पहले भी कर चुके हैं। आज हमारी 6ठी क्लास है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। जे भाषा विज्ञान के प्रश्न सिर्फ नेट JRF के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। जे सारी परीक्षाएं हिंदी की जैसे JK सेट, JK PSC और KBS, NVS, TST, PST सब परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। और आपको पता होगा कि यहाँ पर इन प्रश्नों में सारे जो टॉपिक हैं हिंदी भाषा विज्ञान के वो कवर हो रहे हैं। तो आप प्लीज़ और इन क्लासेस को ज़रूर देखें और रमनीता अकेडमी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज़ क्लासेस को लाइक भी ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हिंदी से ठीक पहले की भाषा अपभ्रंश है जिसका साहित्य में प्रयोग 12वीं शताब्दी तक किया जाता रहा। और कारण क्या है? हिंदी का साहित्य में प्रयोग 10वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। ये वियोगात्मक भाषा थी, जबकि संस्कृत संयोगात्मक भाषा थी और अपभ्रंश वियोगात्मकता की ओर झुकी थी। तो यहाँ पर विकल्प ए और आर दोनों सही, बी ए और आर दोनों गलत, सी ए सही आर गलत, डी अशांत सही आर पूरा सही। तो यहाँ पर विकल्प ए सही रहेगा। हिंदी से ठीक पहले की भाषा अपभ्रंश है, इसका साहित्य में प्रयोग 12वीं शताब्दी तक किया जाता रहा। और कारण, हिंदी का साहित्य में प्रयोग 10वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। ये वियोगात्मक भाषा थी। यहाँ पर दोनों ए और आर दोनों सही हैं। तो जबकि संस्कृत संयोगात्मक भाषा थी, अपभ्रंश वियोगात्मकता की ओर झुकी थी। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही है। ए और आर दोनों सही। प्रश्न संख्या 152, इनमें से बढ़ते हुए कालक्रम से रचनाओं का सही क्रम निर्धारित कीजिए। जहाँ हमें सूफी रचनाएं दी हैं, हमने इनका सही क्रम निर्धारित करना है। विकल्प ए में चंदायन, चित्रावली, मृगावती और पद्मावत। तो बी में भी, सी में भी और डी में भी सेम ही रचनाएं दी हैं। देखते हैं सबसे पहले कौन सी आएगी। सबसे पहले चंदायन आएगी, फिर मृगावती, फिर पद्मावत और फिर उस्मान की चित्रावली अंत में। विकल्प सी सही रहेगा। प्रश्न संख्या 153, देखो चंदायन का समय क्या है? 1369, मृगावती का 1501, पद्मावत का 1540, चित्रावली का 1613 उस्मान की। प्रश्न संख्या 153, निम्नलिखित मध्यकालीन कवियों का कालक्रम निर्धारित कीजिए। तो यहाँ पर हमें कवियों का कालक्रम बताना था। विकल्प ए में जायसी, फिर कुतुबन, फिर उस्मान, फिर मुल्ला दाऊदी हैं। देखते हैं सबसे पहले कौन से हैं। तो यहाँ पर विकल्प बी सही रहेगा। पहले मुल्ला दाऊद आएंगे, फिर कुतुबन, फिर जायसी और फिर उस्मान। प्रश्न संख्या 154, इन महाकाव्यों को बढ़ते हुए रचना काल के क्रम से सुनिश्चित कीजिए। जहाँ पर हमें महाकाव्य दिए, इनको भी हमने रचना वर्ष के अनुसार लगाना है। विकल्प ए पद्मावत, फिर उसमें रामचरितमानस, फिर कामायनी, फिर साकेत। तो पद्मावत का समय क्या है? 1540, अभी पीछे बताया। रामचरित का 1574 और साकेत 1931 और कामायनी 1935। तो विकल्प सी सही रहेगा। प्रश्न संख्या 155, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा पद पर प्रतिष्ठित किया और ब्रजभाषा में काव्य रचना पूर्णतः समाप्त होगी। और कारण, ब्रजभाषा भक्ति काल एवं रीति काल की ही नहीं अपितु आधुनिक काल के प्रथम चरण भारतीय युग में भी काव्य भाषा रही। कालांतर में द्विवेदी युग एवं छायावादी युग में खड़ी बोली काव्य भाषा बन गई। विकल्प ए और आर सही, बी ए अशांत सही, आर पूर्ण गलत, सी ए और आर गलत, डी ए गलत, आर सही। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए तो सही है, ए अशांत सही रहेगा। देखो, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा पद पर प्रतिष्ठित किया, ये तो सही है। और ब्रज भाषा में काव्य रचना पूर्णतः समाप्त होगी। देखो, पूर्णतः तो समाप्त नहीं हुई थी, अभी ब्रज भाषा में रचनाएं समाप्त नहीं हुई थी, अब ब्रज भाषा में रचनाएं चल रही थी। तो ये ए अशांत सही रहेगा। अब कारण देखते हैं।
ब्रजभाषा वक्ति काल एवं रीति काल की ही नहीं अपितु आधुनिक काल के प्रथम चरण भारतेंद्र युग में भी काव्य भाषा रही। ये सही है। कालांतर में द्विवेदी युग एवं छायावादी युग में हरिबोले काव्य भाषा बन गई। तो आर भी सही है। देखो ए अशांत सही और आर सही, तो ऐसा हमारे पास यहाँ पर विकल्प नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ ए अशांत सही रहेगा और आर यहाँ पूर्णतः सही रहेगा। सॉरी। प्रश्न संख्या 156, निम्नलिखित कवियों को उनके आरोही कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर हमें कवि दिए, उनको हमने जन्म वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना है। विकल्प ए पंत, बी हरिओंद, सी अगे, डी शिदर पाठक। तो यहाँ पर हमारे सबसे पहले कौन आएंगे? सबसे पहले शिदर पाठक आएंगे, फिर 65 में हरिओंद आएंगे, फिर पंत आएंगे 1900 में, फिर अगे आएंगे 1911 में। तो विकल्प डी सही रहेगा 156 प्रश्न का। प्रश्न संख्या 157, खड़ी बोली की कविता में लाक्षणिकता का समावेश छायावादी काव्य में प्रमुखता से हुआ, यद्यपि ब्रजभाषा को लक्षक एवं व्यंजक बल को गणानंद बखूबी जानते थे, जो रीति काल की रीतिमुख धारा के कवि थे। कारण लाक्षणिक भाषा का प्रयोग हिंदी काव्यों में केवल छायावादी कवियों ने किया, क्योंकि अन्य कवि लक्षण और व्यंजना से परिचित ही नहीं थे। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही रहेगा, ए सही और आर गलत। प्रश्न संख्या 158, इन पुस्तकों को रचना काल की दृष्टि से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पुस्तकें दी हैं, यहाँ पर हमने इनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। विकल्प ए सूरसागर, बी पृथ्वीराज रासो, सी संदेश रास और डी प्रिय प्रवास। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही रहेगा। सबसे पहले संदेश रास, फिर पृथ्वीराज रासो, फिर सूरसागर और फिर प्रिय प्रवास। अब प्रश्न संख्या 159, राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि क श्रेणी के राज्यों को भेजे जाने वाले सभी पत्र हिंदी देवनागरी लिपि में भेजे जाएंगे। इस श्रेणी के राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र शामिल है। क्या ये सही है? कारण क श्रेणी के राज्य हिंदी भाषी हैं तथा उनकी राजभाषा भी हिंदी है, जबकि ह श्रेणी के राज्यों की राजभाषा हिंदी नहीं है, अपितु वहाँ प्रादेशिक भाषा को राजभाषा की मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पर विकल्प ए और आर सही, बी ए अशांत सही, आर पूर्ण गलत, सी ए गलत आर सही, डी ए और आर दोनों गलत। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही है, ए अशांत सही, आर पूर्ण गलत। प्रश्न संख्या 160, निम्नलिखित भाषाओं को प्राचीन से नवीन क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन सी भाषा आएगी, उसके बाद कौन सी और उसके बाद कौन सी और अंत में कौन सी, ये बताना था। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही रहेगा। सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अंत में अपभ्रंश। प्रश्न संख्या 161, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में क्या है? हमें भाषाएं दी हैं और सूची 1 में हमें अपभ्रंश दिए हैं और दूसरे में भाषाएं दी हैं। देखना है कौन सी भाषा किस अपभ्रंश से आई है। विकल्प ए में शेषजन्य अपभ्रंश, उसके आगे ब्रजभाषा है, बी में मागधी अपभ्रंश, वहाँ अवधी लिखा है, सी में अधमागधी अपभ्रंश, वहाँ पंजाबी लिखा है, और पैशाची मैथिली। तो यहाँ पर शेषजन्य अपभ्रंश कौन सी भाषा आई है? विकल्प ए ब्रजभाषा ही है। शेषजन्य के आगे जो एक लिखा है ब्रजभाषा वो सही है। बी मागधी अपभ्रंश, तो मागधी अपभ्रंश से कौन सी भाषा आई है? यहाँ पर हमारा विकल्प सी रहेगा 1, और फिर बी के से 4 मागधी से मैथिली, फिर अधमागधी से 2 अवधी, और फिर पैशाची से 3 पंजाबी। तो हमारा विकल्प सी सही है प्रश्न संख्या 161 का। प्रश्न संख्या 162, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर बोलियां दी हैं और क्षेत्र दिए हैं। ए भोजपुरी, बी छत्तीसगढ़ी, सी बुंदेली, डी बघेली। और एक झांसी में और दूसरा रीवा, तीसरा बिलासपुर, चौथा बलिया। तो भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है बलिया में, विकल्प बी सही रहेगा। और छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी बोली जाती है बिलासपुर में, फिर सी बुंदेली झांसी में एक के साथ, और फिर डी बघेली कहाँ बोली जाती है? बघेली बोली जाती है। एक ही ऑप्शन जो हमारे पास बचा है वो है 2 रीवा में। प्रश्न संख्या 163, निम्नलिखित बोलियों को उनकी उपभाषाओं से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर बोलियां दी हैं
और उपभाषाएं दी हैं उनसे सम्मिलित करना है। सूची 1 में विकल्प ए बांगरू, बी बघेली, सी मेवाती, डी मैथिली। और सूची 2 में पूर्वी हिंदी, 2 में बिहारी, 3 में पश्चिमी हिंदी, 4 में राजस्थानी। यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही रहेगा। देखो भांगरू के साथ पश्चिमी हिंदी और बघेली के साथ पूर्वी हिंदी, मेवाती के साथ राजस्थानी और मैथिली का जो अंत में बचा है 2 बिहारी। विकल्प ए सही रहेगा। प्रश्न संख्या 164 निम्नलिखित भाषाओं को प्राचीन से नवीन क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर भी हमने भाषाओं को प्राचीन से नवीन क्रम में लगाना है, जैसे हमने पहले लगाया। तो यहाँ पर हमारा विकल्प, वहाँ पर भी संस्कृत, पाली, अपभ्रंश और वहाँ पर क्या था, प्राकृत था, यहाँ पर हिंदी है, यहाँ पर थोड़ी सी चेंज हुई है। तो हमारा विकल्प डी सही रहेगा। सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। प्रश्न संख्या 165 निम्नलिखित ग्रंथों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। विकल्प ए वाल्मीकि रामायण, फिर गाथा सप्तशती, फिर बिहारी सस्से, फिर रामचरितमानस। तो विकल्प बी में भी यही ग्रंथ है, सी में भी यही ग्रंथ है और डी में भी यही ग्रंथ है। अब देखते हैं सबसे पहले कौन सा ग्रंथ आएगा। तो सबसे पहले वाल्मीकि रामायण, फिर गाथा सप्तशती, फिर रामचरितमानस और अंत में बिहारी सस्से। तो ये एक ही विकल्प में, वो है विकल्प सी। प्रश्न संख्या 166 निम्नलिखित भाषाओं को उनके प्रदेश से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर भाषाएं दी हैं और प्रदेश दिए हैं। विकल्प ए सूची 1 में विकल्प ए है शेरशानी अपभ्रंश, बी में मागधी अपभ्रंश, सी में महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, डी में पेशाची अपभ्रंश। तो सूची 2 में प्रदेश के नाम है 1 मध्य प्रदेश, 2 कश्मीर, 3 बिहार, 4 महाराष्ट्र। तो यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा सही है, सी विकल्प सही है। देखो शेरशानी अपभ्रंश मध्य प्रदेश और मागधी अपभ्रंश बिहार और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश महाराष्ट्र में और पेशाची अपभ्रंश 2 कश्मीर में। यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 167 हिंदी भाषा का उद्गम और विकास पुस्तक के लेखक हैं। विकल्प ए डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, बी देवेंद्र कुमार शर्मा, सी भोलानाथ तिवारी, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो यहाँ हमारा विकल्प ए सही है, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। प्रश्न संख्या 168 हिंदी भाषा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। विकल्प ए देवेंद्र शर्मा, बी भोलानाथ तिवारी, सी उदय नारायण तिवारी, डी सुनीति कुमार चटर्जी। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही है, भोलानाथ तिवारी की पुस्तक का नाम है हिंदी भाषा। प्रश्न संख्या 159 आरोही कालक्रम अनुसार में संयोजित कीजिए। तो विकल्प ए में पृथ्वीराज रासो, फिर रामचंद्रिका, फिर कामायनी, फिर रामचरितमानस। तो बी में भी यही है, सी में भी यही है और डी में भी यही ग्रंथ है। अब देखते हैं सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा और अंत में कौन सा। तो यहाँ पर पहले आएगा पृथ्वीराज रासो, फिर आएगा रामचरितमानस, फिर रामचंद्रिका और अंत में कामायनी। विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 170 निम्नलिखित कवियों को उनके रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर कवि दिए और उनके रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है उनको। देखते हैं सबसे पहले कौन से कवि हैं। विकल्प ए में स्वयंभू, फिर चंद्रवरदाई, फिर अमीर खुसरो, फिर कबीर। तो बी में भी यही है, सी में भी यही है और डी में भी यही कवि हैं। अब देखते हैं सबसे पहले कौन से आएंगे। सबसे पहले आएंगे स्वयंभू, फिर चंद्रवरदाई, फिर अमीर खुसरो और फिर कबीर। प्रश्न संख्या 171 हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान करने वाली निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये संस्थाएं दी हैं, इनको हमने क्या करना है, स्थापना काल के आरोही क्रम। अब देखते हैं विकल्प ए में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, नागरी पंचानी और हिंदी साहित्य सम्मेलन। ये देखो हमें इनकी डेट्स याद होनी चाहिए, तभी हम इनको कालक्रम अनुसार लगा सकते हैं। तो बी में भी यही है, सी में भी यही है और डी में भी यही है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा नागरी पंचानी,
फिर आया हिंदी साहित्य सम्मेलन, फिर महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, फिर नागरिक पंचायत और फिर बिहार राष्ट्रभाषा परिषद। विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 172, निम्नलिखित समाचार पत्रों के प्रकाशन काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। पत्रों के प्रकाशन काल, तो यहाँ पर प्रश्न के वो विकल्प जो हैं वो नहीं है, तो हम देखते हैं प्रश्न संख्या 173, निम्नलिखित पत्रिकाओं को प्रकाशन काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो विकल्प ए विशाल भारत, बी सरस्वती, फिर कवि वचन सुधा, फिर उदंत मातृ। तो सबसे पहले कौन सी पत्रिका आएगी? सबसे पहले आएगी उदंत मातृ, फिर कवि वचन सुधा, फिर सरस्वती, फिर विशाल भारत। प्रश्न संख्या 174, निम्नलिखित भाषाओं को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विकल्प ए मलयालम, फिर तेलुगु, फिर हिंदी, फिर कन्नड़। तो बी में भी यही दी है, सी में भी और डी में भी। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही है, पहले हिंदी, फिर तेलुगु, फिर कन्नड़, फिर मलयालम। प्रश्न संख्या 175, निम्नलिखित बोलियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विकल्प ए मालवी, फिर बांगरू, फिर बुंदेली, फिर मैथिली। तो चारों विकल्प में यही भाषाएं हैं, इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हमारा विकल्प बी सही रहेगा, पहले बांगरू आएगा, फिर बुंदेली, फिर मालवी, फिर मैथिली। प्रश्न संख्या 176, निम्नलिखित के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये हमें क्या दिए? नवगीत, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और छायावाद। ये हमें 4 वाद दिए, हमें इन्हें क्या करना था? इनको क्रम पहले कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा और उसके बाद कौन सा और अंत में कौन सा आया था, तो ये देखना था हमने। पहले क्या था? पहले तो छायावाद ही रहेगा, तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी ही आ रहा है, छायावाद पहले, फिर उसके बाद प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद और फिर नवगीत। प्रश्न संख्या 177, निम्नलिखित रचनाओं को कालक्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर हमें उपन्यास दिए, इनको हमने कालक्रम अनुसार लगाना था। तो विकल्प ए नूतन ब्रह्मचारी, चंद्रकांता, प्रेमाश्रम और सन्यासी। बी में भी यही 4 उपन्यास दिए। तो सबसे पहले कौन सा उपन्यास आएगा? सबसे पहले आएगा नूतन ब्रह्मचारी, फिर चंद्रकांता, फिर प्रेमाश्रम और अंत में सन्यासी। हमारा विकल्प ए सही रहेगा। प्रश्न संख्या 178, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। विकल्प सूची 1 में व्यंजन दिए और दूसरी में उच्चारण स्थान दिए। तो देखते हैं कौन कौन से व्यंजन है। ब, ज, ड और त। और सूची 2 में उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य, ओष्ठ्य, दंत्य और मूर्धन्य। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही रहेगा। ब ओष्ठ्य, फिर ज तालव्य, फिर ड मूर्धन्य, फिर त का क्या आएगा? जो एक बचा है क्या है वो? सी दंत्य। प्रश्न संख्या 179, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर भाषाएं दी हैं और अपभ्रंश दिए हैं और देखना है कौन सा किसके साथ सही रहेगा। विकल्प ए मैथिली, बी मराठी, सी पूर्वी हिंदी, डी ब्रजभाषा। तो अपभ्रंश के नाम है अर्धमागधी अपभ्रंश, शेरसैनी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। तो यहाँ पर हमारा विकल्प मैथिली के साथ मागधी अपभ्रंश रहेगा, ए के साथ 4, मराठी के साथ महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, तो बी के साथ 3, पूर्वी हिंदी के साथ अर्धमागधी अपभ्रंश विकल्प ए, और ब्रजभाषा डी के साथ 2 रहेगा शेरसैनी अपभ्रंश। प्रश्न संख्या 180, अपभ्रंश की निम्न रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। ये अपभ्रंश की रचनाएं और अपभ्रंश के रचनाकार हैं, इनके साथ हमने सम्मिलित करना था। सूची 1 में कीर्ति पताका, बी शब्द अनुशासन, सी संदेश राशक, डी पौमिचरू। सूची 2 में अब्दुल रहमान, 2 में स्वयंभू, 3 में हेमचंद्र और 4 में विद्यापति। तो कीर्ति पताका किसकी रचना है? विद्यापति की। शब्द अनुशासन हेमचंद्र की, संदेश राशक अब्दुल रहमान की और पौमिचरू स्वयंभू। तो ये कौन से विकल्प में सही है? सब ये है विकल्प बी में। प्रश्न संख्या 181, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर सूची 1 में अनुराग बांसुरी, बी में चित्रावली, सी में चंदायन, डी में हंस जोहाइर।
सूची 2 में नूर मोहम्मद, कासिम शाह, उस्मान और मुल्ला दाऊद। तो अनुराग बंसरी किसकी रचना है? और चित्रावली और चंदायन और हंसभाई। तो यहाँ पर हमारा विकल्प अनुराग बंसरी नूर मोहम्मद की ही है, चित्रावली उस्मान की है, चंदायन 4 मुल्ला दाऊद की और हंसभाई कासिम शाह की। तो हमारा विकल्प सी सही रहेगा। प्रश्न संख्या 182, निम्नलिखित भाषाओं को उनके शब्द रूपों के साथ सम्मिलित कीजिए। जहाँ पर भाषाएं दी हैं और शब्द दिए हैं उनको देखना है हमने। सूची 1 में बुंदेली, बी ब्रजभाषा, सी अवधी और डी बांगरू। सूची 2 में हों, सै, खों, मोर। तो ये देखने थे किस भाषा के ये शब्द हैं। तो यहाँ पर हमारा बुंदेली का 3 रहेगा खों, और ब्रजभाषा का हों 1 और अवधी का 4 मोर और बांगरू का 2 सै। प्रश्न संख्या 183, निम्नलिखित कहानियों को उनके रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कहानियाँ दी हैं और उनका रचना काल देखना था हमने। विकल्प ए नमक का दरोगा, रानी केतकी की कहानी, खितिन बाबू, मलबे का मालिक। तो यही 4 कहानियाँ हमें विकल्प बी में भी दी हैं, सी में भी दी हैं और डी में भी दी हैं। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही रहेगा, मलबे का मालिक, फिर नमक का दरोगा, फिर खितिन बाबू, फिर रानी केतकी की कहानी। प्रश्न संख्या 184, भाषा जोग विशिष्ट नामक काव्य के रचयिता हैं कौन है? विकल्प ए शिव प्रसाद तारेहीन, बी राम प्रसाद निरंजनी, सी श्रद्धा राम फ्लोरी, डी भारतेंदु बाबू। तो कौन है भाषा जोग विशिष्ट के? विकल्प बी राम प्रसाद निरंजनी। प्रश्न संख्या 185, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया? विकल्प ए कवि वचन सुधा, बी सरस्वती, सी इंदु, डी चांद। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी पत्रिका है? विकल्प ए कवि वचन सुधा। प्रश्न संख्या 186, संविधान सभा ने कब हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया? विकल्प ए 14 सितंबर 1949 को, बी 26 नवंबर 1949 को, सी 20 सितंबर 1948 को, डी 15 अगस्त 1947 को। कब लिया था? विकल्प ए 14 सितंबर 1949 को। तो प्रश्न संख्या 187, संविधान में राजभाषा का प्रावधान है क्या है? विकल्प ए अनुच्छेद 343, बी भाग 17 अध्याय 1 अनुच्छेद 343, सी अनुच्छेद 343 से 351 तक, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा विकल्प बी सही है, भाग 17 अध्याय 1 अनुच्छेद 343। तो आप सब कमेंट बॉक्स में अपना अपना ये बताएंगे कि आप किस किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कौन सा नेट जीआरएफ के लिए कर रहे हैं, कौन सा केबीएस, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के लिए ये क्लास देख रहे हैं। और अगर आपका कोई डाउट होगा, कोई गलती हुई होगी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपनी राय भी जरूर दें कमेंट बॉक्स में। प्रश्न संख्या 188, उपरोक्त अवतरण का उचित शीर्षक क्या होगा? विकल्प ए संविधान में हिंदी, बी राजभाषा संबंधी संवैधिक प्रावधान, सी राजभाषा हिंदी, डी राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही है, राजभाषा संबंधी संवैधिक प्रावधान। प्रश्न संख्या 199, भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है? विकल्प ए भारतीय अंकों को, बी अंतर्राष्ट्रीय अंकों को, सी भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो हमारा विकल्प बी सही है, अंतर्राष्ट्रीय अंकों को। प्रश्न संख्या 190, हिंदी के साथ साथ